हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो यह जो आप यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं, यह नोट्स मैंने लक्ष्मीकांत की पुस्तक से बनाया हुआ है। और अगर आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो हम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से पढ़ेंगे और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम नोट्स से शुरू करते हैं। अगर आपको लक्ष्मीकांत की पुस्तक से पढ़ना है एग्जैक्ट, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे। वैसे ये नोट्स मैंने लक्ष्मीकांत की पुस्तक से ही बनाया हुआ है, तो इससे आपका, अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है संविधान का विकास। तो देखते हैं संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिश से आई हुई थी, उसकी जो स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई उसकी। वो भारत में आई, एक तरह से हम कह सकते हैं। और जो भारत में जो व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, वह की गई महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा। मतलब जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, किस कारण से आई, व्यापार करने के इरादे से आई। तो जो व्यापार करने की उनको अनुमति प्राप्त हुई, वह हम कह सकते हैं कि महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा प्राप्त हुई। और आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए, जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसके जो कार्य थे उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए। तो वो जो अधिनियम है उसको भी हम बारी बारी करके देखेंगे। तो अगर हमें संविधान का विकास अगर हमें पढ़ना है, संविधान को अगर हमें देखना, तो हमें एकदम इतिहास से हमें चलना पड़ेगा। तो ये सब एक्ट से कुछ कुछ चीज़ें संविधान में हमारे निकल के आएंगी, मैं आपको अभी बताते चलूँगा, पॉइंट कराते चलूँगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ। मैंने आपको बताया अभी कि इन्हीं सब जो एक्ट थे, जो इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पीछे से अगर इतिहास पढ़ेंगे, तो संविधान का जो विकास हुआ उसकी जो जड़ है वो यहीं से है। तो आइए हम देखते हैं। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला जो एक्ट आता है दोस्तों, वह आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलेट मतलब नियंत्रण करने वाला, रेगुलेट मतलब नियंत्रण या नियम विनिमय बनाने वाला, या फिर नियंत्रण करने वाला कानून हम कह सकते हैं एक तरह से। तो यह जो कानून था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने का ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अब ध्यान से समझते चलिए। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1600 ईस्वी में आई थी भारत में, उसको, उसके कार्यों को नियंत्रित और वह नियमित करने के लिए जो पहला एक्ट जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी सबसे पहले कोलकाता में, वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में हुई थी स्थापना। तो अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखिए क्या होता है इस एक्ट में। पहले क्या था, इस एक्ट के पहले जो बंगाल था उसके जो गवर्नर थे, तो उनको गवर्नर कहा जाता था। पर अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इस प्रकार के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो प्रश्न अगर आएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम लगाएंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और अगला पॉइंट देखते हैं इसका। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य थे। अब देखिए, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये जो मद्रास और बम्बई थी, इनके जो गवर्नर जनरल थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। क्या हो गए, अधीन हो गए। और अगला हेडिंग है कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च, यहाँ पे माता ऐसे लगी रहेगी थोड़ी सी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपेक्स न्यायालय के रूप में की गई थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं।
एलिजा एम्पे देश का प्रमुख न्यायाधीश थे। मतलब जो हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे एलिजा एम्पे। यहाँ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, लॉर्ड टाइट, लॉर्ड चैम्बूस और लॉर्ड लैम्स्टर। अब देखिए जो कंपनी के जो शासक हुआ करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो भारत में आए थे, उसके जो अधिकारी हुआ करते थे वह भारतीय लोगों से उपहार लेते थे। तो क्या किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि कंपनी के नौकरशाहों को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। तो जो अब अधिकारी थे वो कुछ लोग अपना निजी व्यापार भी करते थे, जो अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और भारतीय लोगों से रिश्वत लेते थे, जो वहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, स्थानीय लोग कह सकते हैं एक तरह से। उन लोगों से ये रिश्वत लिया करते थे, जिस रिश्वत को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मतलब इस पर पूर्ण तरह से रोक लगा दी गई। आगे बढ़ते हैं। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य 24। अब देखिए जो राजस्व कार्य था, मतलब जो लेखा जोखा कह सकते हैं, उस तरह का जो कार्य हुआ करता था, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। अगर हम बात करें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे, तो वह थे 24 सदस्य हमारे। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापार अधिकार दिए गए। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए जो कंपनी का वाणिज्यिक कार्य था और राजनीतिक कार्य था। वाणिज्यिक मतलब पैसा वाला कार्य, राजस्व वाला कार्य कह सकते हैं, और राजनीतिक मतलब जनता को देखना, किसी का निर्माण कराना, जंग करना, युद्ध करना, इस तरह का कार्य। ये जो दोनों कार्य थे इसको अलग अलग कर दिया गया। और वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब देखिए जो वाणिज्यिक कार्य थे उसके लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी गई, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। सदस्यीय परिषद गवर्नर जनरल की शक्तियां कम कर दी गई। अब जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियां जो थी वो कम कर दी गई। और आगे देखते हैं क्या होता है। भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। अब जो भारतीय विषय थे उनको क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार के सामने रख दिया गया। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो कंपनी का जो शासन था वो 1858 में ख़त्म होता है, लेकिन जो इसकी जो जड़ थी वो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में पारित हुआ था वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि यहीं पे पहली बार जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन क्षेत्र कहा गया। और आगे देखते हैं। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना कर दी गई। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 में क्या होता है। इस एक्ट में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। और इंडियन सिविल सर्विस ICS, जिसे हम वर्तमान में UPSC के नाम से जानते हैं, पहले ये ICS हुआ करता था, तो 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित हुई। इसलिए हम सिविल सर्विस डे भी मनाते हैं 21 अप्रैल को। और देखते हैं इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण था कि 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। तो केवल 2 व्यापार अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार एकाधिकार खत्म कर दिए गए। अब देखिए जब 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, तो ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनियां थी, वो लोग भी कह रहे थे कि हम भी व्यापार करेंगे, हमें भी दीजिए, हम आपको ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे ब्रिटिश सरकार को। तो क्या किया गया, जो कंपनी के जो व्यापार था उसको व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु 2 व्यापार के अधिकार, मैं आपको बताऊं ये 2 व्यापार अधिकार कौन से। तो यह था चीन के साथ चाय का व्यापार, इसका व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 व्यापार अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। देखिए लिखा भी हुआ है चाय का व्यापार ऐसा चीन के साथ व्यापार। आप इसे चाय चीन करके याद कर लीजिए कि चाय का व्यापार और चीन का व्यापार चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के 2 व्यापार अधिकारों में सम्मिलित है।
और देखते हैं इस एक्ट में आगे क्या होता है कि भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में आई हुई थी, उसके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटेन में जितनी भी कंपनियां थी उनके लिए खोल दिया गया भारत में व्यापार करना। परंतु देखिए एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने क्या किया था, एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इमोशनली किया था। एक इमोशनली होता है ना कि उन्होंने कहा था कि हमने 1600 ईस्वी से हमने आपको यहाँ पे भारत में इतना बड़ा एरिया हमने आपको कब्जे में करके दिया, तो आप हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि चाय और चीन का व्यापार कंपनी के एकाधिकार में जोड़ दिया, इसे जिससे समाप्त नहीं किया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833 क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा, जनरल आप लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। देखिए भारत में हम बात करते हैं केंद्रीय शासन होता है भारत में, मतलब पूरी शक्ति एक जो केंद्र सरकार के पास होती है वही पूरे भारत पर वो शासन करती है। तो उसके अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो हमारा होता है 1833 के अधिनियम से ही। तो इसे यह अधिनियम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका यही था कि यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। और आगे देखते हैं अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। अब देखिए व्यापार का एकाधिकार, सारा जो व्यापार का एकाधिकार था अब 1833 के अधिनियम में सब समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल क्या बन के रह गई, एक प्रशासनिक संस्था बन के रह गई। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर अधिनियम 1853 में क्या होता है। तो 1853 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 6 सदस्य हटा दिए गए। अब देखिए 1833 में क्या होता है कि जो कंपनी थी उसके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, एक प्रशासनिक संस्था प्रशासनिक वजूद ही रह गया था केवल, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 6 सदस्य थे उनको हटा दिए गए। और 1853 में पहली बार आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। अब देखिए जो उसके पहले जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वह ब्रिटिश लोग आपस में कर लेते थे, किसी को भी भर्ती कर देते थे। परंतु 1853 में पहली बार लिखित परीक्षा यानी कि जो सामूहिक रूप से परीक्षा की शुरुआत की गई, मतलब लिखित परीक्षा आप आइए पेपर दीजिए और आपको दिया जाएगा। और अगला देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है कि गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए जो गवर्नर जनरल था, विधायी का मतलब कानून बनाने का अधिकार और कार्यपालिका का अधिकार, उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और आगे देखते हैं क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा की प्रांतीय सरकारों को नियुक्ति के लिए दिया गया और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली से परिचित करवाया गया। अब देखिए अब तक हम जो पढ़ रहे थे वह एक तरह से कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हम पढ़ रहे थे, जो कि अगर हम बात करें तो वो आता है 1600 से लेकर के 1858 तक। अब देखिए जो 1858 से लेकर के जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक, तब तक अगर हम बात करें भारत के शासन की तो वह जाता है ताज का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। अब से यहाँ पर आएंगे ब्रिटिश लोग शासन करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा शासन करेगी यहाँ पे। अब देखिए भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया तथा जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह कहा गया। अब देखिए 1857 में क्या होता है कि सिपाही विद्रोह होता है, जगह जगह से सिपाही विद्रोह। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, एक मूवी भी निकली थी मंगल पांडे, आमिर खान जिसमें थे। तो मंगल पांडे और क्या कहते हैं झांसी की रानी, यह जो विद्रोह किया गया था जो सैनिक विद्रोह के नाम जिसे हम जानते थे, यह किया गया। जिसके बाद क्या किया गया, ताज का शासन शुरू किया गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू किया गया भारत में। कब, 1858 से।
और यह जो शासन था, ब्रिटिश आ गए थे तो ब्रिटिशों ने कहा कि अब हम भारत के शासन को और अच्छा बनाएंगे, और इसके लिए क्या कहा जाता है कि जिस भारत का शासन बनाने का 1858 का अधिनियम है, उसे भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें देखते हैं क्या था कि भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इसके तहत भारत सचिव की स्थापना, भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब देखिए, जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय पद का नाम कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, कल का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीएससी तो नहीं पूछेगी, छोटे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, लेकिन कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो आप लॉर्ड कैनिंग पर टिक लगाएंगे। और इसका अगला महत्वपूर्ण जो हेडिंग है वह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। और इसी कड़ी में हम अगला अधिनियम देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया और इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। तो अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है, तो वह होती है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और जो इनकम टैक्स के जनक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अगला इसमें जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वह है कि प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया व गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीयों की नियुक्ति की गई। 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। और इसका जो महत्वपूर्ण एक और कदम यह था कि केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। अगले अधिनियम की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारा इस कड़ी में हमारा अगला अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें देखते हैं क्या हुआ कि प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनावों से परिचित करवाया गया। और अगला कदम क्या था कि विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया और विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व बजट पर चर्चा करने व कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। तो यह जो शासन था भारत परिषद अधिनियम 1892, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसमें कुछ खास नहीं होता ज़्यादा। फिर आता है एक भारी भरकम अधिनियम जिसे हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर मार्ले मिंटो सुधार भी हम किसे कहते हैं। अब बात करें मार्ले मिंटो कौन से थे। जो मार्ले था वह सचिव था, भारतीय सचिव था, और जो लॉर्ड मिंटो था वह तत्कालीन वायसराय था, कि लिखा भी हुआ। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड मार्ले सचिव तथा लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। और विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए तथा प्रथम बार प्रतिनिधिक लोकतंत्र से परिचित करवाया गया। और इस अधिनियम में क्या होता है कि जो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वह 16 थी, और 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। 1900 मतलब मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत। और क्या कहेगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब देखिए, जो मार्ले मिंटो जो आए थे बहुत ही होशियार थे। उन्होंने क्या किया कि भारत को बांट देते हैं, डाइवर्सिटी भारत की इतनी है और डाइवर्सिटी कर देते हैं। क्या किया उन्होंने कि भारत हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। और अगर हम बात करें कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और प्रथम बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून सदस्य नियुक्त किया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जो मांटेग्यू थे वह सचिव थे और जो भारत के वायसराय थे वह थे चेम्सफोर्ड। और इसका जो महत्वपूर्ण कदम था कि केंद्रीय विषयों को सीमांकन किया गया व उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया गया। अब जो केंद्रीय विषय थे उनको चिन्हित किया गया और उनको जो प्रांतीय विषय थे उनसे अलग कर दिया गया। दोहरी शासन योजना के तहत
प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों के तहत राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य तथा विधान परिषद में 144 सदस्य कर दिए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। भारत अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियमों को हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, यह वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता था। अब देखिए क्या होता है इसमें, जो केंद्रीय लोक सेवा जिसे हम अभी तक हम जानते थे ICS, अभी हमने ICS पढ़ा था, अब इस ICS को बदल के कर दिया गया केंद्रीय लोक सेवा, यानी कि सेंट्रल कर दिया गया इंडियन से। वर्तमान में तो आप जानते हैं UPSC जिसकी हम तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, UPSC कर दिया गया वर्तमान में। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या होता है। इसके अंतर्गत संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कदम इसका यही था कि इसके अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया। और अधिनियम द्वारा केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। 3 सूचियाँ कौन कौन सी थी? संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। और एक और महत्वपूर्ण कदम कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। इस समय 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार और संयुक्त प्रांत। और क्या महत्वपूर्ण कदम था कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन की शुरुआत की गई और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। यह इतना कदम इस अधिनियम में उठाया गया। और अब हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ये इसमें क्या होता है कि इसके तहत भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। मतलब इस अधिनियम में ब्रिटिशों ने भारत को क्या किया? स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया। वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। पुनः क्या किया गया? 1947 में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे गए। संविधान और विधायी विधायिका को संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया। अब देखिए, अब जो हमने इतना पढ़ा, हमने यह एक चैप्टर खत्म कर दिया, जिसे आप अगर लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो उसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से है चैप्टर। वह एक चैप्टर पूरा हमने मात्र 23 मिनट में समाप्त कर दिया। एक बार जल्दी से रिवीजन करने के लिए मैंने यह महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लिखा हुआ है, इसे हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम यह वीडियो समाप्त करेंगे और कल से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो आइए जल्दी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि चार्टर अधिनियम 1833 से पहले के अधिनियमों को रेगुलेटिंग अधिनियम और बाद के अधिनियमों को अधिनियम कहा गया। मतलब जो 1833 से पहले के अधिनियम से उनको रेगुलेटिंग कहा गया, मतलब नियंत्रण करने वाला, और बाद के अधिनियम को अधिनियम ही कहा गया। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया, लेकिन न्यायिक शक्तियाँ जिला कलेक्टर को बाद में कार्नवालिस द्वारा प्रदान की गई। अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया, परंतु जो उसकी जो न्यायिक शक्तियाँ दी गई वह किसके द्वारा दी गई? कार्नवालिस के द्वारा दी गई। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के वित्तीय केंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया। कब? 1870 में। 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प के स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में स्थापित हुआ। और चार्टर अधिनियम 1833 अधिनियम 1909 से पहले महत्वपूर्ण अधिनियम था, याद रखिएगा। अधिनियम 1919 द्वारा प्रदत्त की गई कार्यकारी परिषद 1947 तक वायसराय को सलाह देती थी। मौजूदा कार्यकारी परिषद मंत्री परिषद उसी कार्यकारी परिषद का प्रतिरूप है। विधान परिषद और विधानसभा आज़ादी के बाद राज्यसभा और लोकसभा के रूप में विकसित हुई।
तो वर्तमान में हम जो बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, यह पहले क्या थी, विधान परिषद थी और विधानसभा थी। आज़ादी के बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा के रूप में विकसित किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।